मधु अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बुत बनी बैठी थी। पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से ऐसे ही बैठी थी। एक एक पल कई कई साल की तरह बीत रहा था। उसे रह रह कर पिछले कुछ महीनों की उथल पुथल भरी घटनाएं भुलाए नहीं भूल रही थी। मधु की नौकरी जब शहर की एक बड़ी कंपनी में लगी थी, तो घर में खुशी का माहौल था। लेकिन साथ ही मम्मी पापा को यह चिंता भी थी कि अपने शहर से दूर उस अनजान बड़े शहर में बेटी को कैसे भेजें, आखिर वह वहां कैसे रहेगी। फिर उसने ही मम्मी पापा का हौसला बढ़ाया था और कहा था कि शहर भेज रहे हैं या जंगल में लाखों लोगों में आपकी बेटी अकेले कैसे रहेगी। उस जैसी और भी बेटियां वहां होंगी। जब वे लोग शहर पहुंचे, तो मम्मी पापा उसे नौकरी ज्वाइन कराकर और उसकी ही जैसी 3 और लड़कियों के ग्रुप में छोड़कर घर लौट आए। थोड़े ही दिनों के बाद उनमें से 2 लड़कियों के रहने का इंतजाम उनके साथियों ने कर दिया। मधु और एक दूसरी लड़की, जिसका नाम प्रीति था, वह भी इसी कोशिश में लगी थी कि रहने का कुछ ठीक से इंतजाम हो जाए, तो जिंदगी धरे पर आ जाए। एक दिन मधु और प्रीति कंपनी में कैंटीन से लौट रही थी, तो स्मोकिंग जोन से एक लड़की ने मधु का नाम लेकर आवाज लगाई। वह ठिठक गई कि यहाँ कौन है जो उसे नाम लेकर आवाज लगा रहा है। मधु ने उधर देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की, जिसके हाथ में सिगरेट थी, उसे बुला रही थी। वे दोनों कुछ सोचे उसके पास चली गई। मैं श्वेता हूँ, सुना है कि तुम रहने की जगह देख रही हो, मेरे पास जगह है, उस लड़की ने सिगरेट के धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप? मधु को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। ऐसी ही हूँ मैं, कल मैं इसी समय इधर ही मिलूंगी, सोचो और फैसला लो। उस लड़की ने सिगरेट का आखिरी कश जोर से खींचा और वहां से चली गई। वे दोनों उसे देखती रह गईं। उन्होंने श्वेता के बारे में पता किया, तो पता चला कि वह खुली सोच वाली लड़की है, पर है दिल की साफ। साथ ही यह भी कि वह तलाकशुदा माता पिता की इकलौती औलाद है, इसीलिए इतनी बिंदास है। उसके पास अपना फ्लैट भी है, जिसे वह नए आने वालों से शेयर करती है। मधु और प्रीति को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। उन्होंने फ्लैट देखा और पसंद आने पर उसके साथ रहने लगी। एक दिन श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उस दिन दफ्तर नहीं गई। जब शाम को मधु और प्रीति घर लौटी, तो उन्होंने श्वेता के साथ एक लड़के बैठे देखा। श्वेता ने बताया कि वह लड़का उसका दूर का भाई है और अब उनके साथ ही रहेगा। यह सुनकर मधु और प्रीति उस पर काफी नाराज हुई, लेकिन श्वेता इस बात पर अड़ी रही कि वह उसके साथ ही रहेगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वे चाहें तो अपने रहने का इंतजाम दूसरी जगह कर सकती हैं। यह सुनकर वे सन रह गई। इसके बाद मधु और प्रीति डरी सहमी उनके साथ रहने लगी। उन्होंने देखा कि श्वेता का वह दूर का भाई कुछ दिन तो बालकनी में सोता था, लेकिन बाद में वह उसके बेडरूम में ही शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने ऐतराज किया, तो श्वेता बोली, मेरा रिश्तेदार है और मेरा ही फ्लैट है, तुम्हें क्या दिक्कत है। श्वेता का यह रूप देखकर मधु को उससे नफरत हो गई। वैसे मधु के सीधे सहज स्वभाव के चलते श्वेता उससे उतनी नहीं खुली थी, लेकिन प्रीति से वह खुली हुई थी। वह उसको अपने दैनिक सुख के किस्से सुनाती रहती थी। कई बार मधु को भी यही सब कुछ दिखाती सुनाती। मधु थोड़ी असहज हो जाती। एक दिन मधु प्रीति और श्वेता दोनों पर इन बातों के लिए खासा नाराज हुई। आखिर में किसी तरह प्रीति ने ही बात संभाली। मधु उसी समय यह तय किया कि वह अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। वह अगले दिन दफ्तर में पापा की तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने शहर चली गई थी। घर के लोग मधु के तय समय से 15 दिन पहले ही अचानक आ जाने से खुश थे, पर समझ नहीं सके थे कि वह इतने दिन पहले कैसे आई थी। लेकिन उसने उस समय घर वालों को यह नहीं बताया कि वह किस वजह से आई थी। कुछ दिन वहां रुककर मधु वापस आ गई।
उसने प्रीति को रेलवे स्टेशन से ही फोन लगाया। उसने बताया, तेरे जाने के बाद अगले दिन ही मैं भी अपने शहर चली गई थी, क्योंकि श्वेता और उसके भाई के साथ रहना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मेरे घर वाले मुझे नौकरी पर नहीं जाने दे रहे हैं। यह सुनकर तो मधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, क्या न करे। एक मन कर रहा था कि ट्रेन में बैठकर घर लौट जाए, लेकिन वह नहीं गई। मधु ने असीम को फोन लगाया। वह उसके साथ दफ्तर में काम करता था। मधु ने रुआसा होते हुए बात की, तो उसने हिम्मत दी, फिर रेलवे स्टेशन आ गया। असीम ने मधु को समझा बुझाकर श्वेता के फ्लैट पर रहने के लिए राजी किया। वह उसे वहां लेकर भी गया। श्वेता और उसका भाई, जिसका नाम कुणाल था, उनको देखकर हैरान रह गए। फिर सहज होते हुए श्वेता ने मधु को गले लगा लिया। अरे वाह, तू भी, वेल डन। श्वेता ने असीम की ओर देखकर उसे एक आंख मारते हुए कहा, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मधु एकदम सकपका गई। कोई बात नहीं यार, शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, फिर मजे ही मजे, श्वेता बोली। तू गलत समझ रही है। मधु ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालकर सबको देने लगी। असीम कुछ समझ नहीं पा रहा था या समझकर भी अनजान बन रहा था, कहना मुश्किल था। फिर बातों ही बातों में श्वेता ने अपने और कुणाल के बारे में सब कुछ बेबाकी से बताया। मधु की उम्मीद के उलट कुणाल ने उन सबको बड़ी सहजता से लिया। जब असीम वापस जाने लगा, तो उसने कहा कि वह मधु के रहने का दूसरा इंतजाम करेगा और यह भी कि तब तक वह बार बार आता रहेगा। मधु किसी तरह मन मारकर वहीं रहने लगी। हमारी कोई शादी नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे, जब जरूरत लगेगी तब कर लेंगे। ऐसे रहने में क्या बुराई है, श्वेता अक्सर मधु से बातें करते हुए कहती थी। मधु को कई बार यह भी लगता था कि वह सच ही तो कह रही है। एक दिन मधु शाम को दफ्तर से घर लौटी, तो पाया कि श्वेता और कुणाल ब्लू फिल्म देख रहे थे। मधु को लगा जैसे वह उन दोनों का बेडरूम ही हो। उनके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। शराब की बोतल मेज पर खुली रखी थी। वे दोनों उस फिल्म में पूरी तरह डूबे हुए थे। अजीब सी आवाजों ने मधु को असहज कर दिया था। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ी, तो श्वेता ने उससे कहा, हमारे साथ बैठो और जिंदगी का मजा लो। मधु ने उसे अनसुना करके खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर यह सिलसिला चलने लगा। असीम भी अक्सर वहीं आ जाता था। मधु आखिर कब तक अपने को बचा पाती। उस पर भी उस माहौल का असर होने लगा था। अब वह भी यह सब देखने सुनने में मजा लेने लगी थी। एक शनिवार को असीम ने कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया, तो मधु मना नहीं कर सकी। वह सारा दिन मजे और मस्ती में बीत गया। रात होते होते बादल घिरने लगे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी और वे अपने शहर की ओर चल दिए। मधु के मना करने के बावजूद असीम उसे घर तक छोड़ने आया था और आते ही सोफे पर पसर गया था। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई थी। मधु ने असीम को थोड़ी देर सोने दिया, फिर उसे जगाकर वहां से जाने को कहा। इतने में टेलीविजन पर उनके फ्लैट के पास वाले मॉल में बम धमाका होने की खबर आई। पुलिस हरकत में आती, तब तक वहां दंगा शुरू हो गया था। श्वेता और कुणाल खुश हो रहे थे कि दंगा होने से कंपनी से छुट्टी मिलेगी और वे मजे करेंगे। असीम वहां से न जा पाने के चलते बेचैन था और मधु उससे भी ज्यादा परेशान थी कि आखिर रात को वह कहाँ रुकेगा। असीम ने जाने की कोशिश की और मधु ने उसे भेजने की, पर पुलिस ने शहर के हालात का हवाला देकर उसकी एक नहीं सुनी। उसे वहीं रुकना पड़ा। मधु न जाने क्यों मन ही मन डर रही थी। श्वेता और कुणाल सोने चले गए थे। मधु ने असीम को चादर तकिया देकर सोफे पर सोने को कहा,
फिर वह भी सोने चली गई। अचानक मधु की नींद खुली तो देखा कि असीम उसके जिस्म से खेल रहा था। वह चीख पड़ी और जोर से चिल्लाई। असीम ने उसे चुप रहने को कहा और उससे जबरदस्ती करने लगा। मधु किसी कातर चिड़िया की तरह तड़पती ही रह गई और असीम एक कामयाब शिकारी जैसा लग रहा था। मधु चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में और उसके बाद उसने श्वेता के बेडरूम का दरवाजा जोर से बजाया। श्वेता और कुणाल तकरीबन अधलंगे से बाहर आए। वह उन्हें देखकर असहज हो गई और सब कुछ बताया। तुम जरा सी बात के लिए इतना चीख रही हो? श्वेता बोली। फिर उसने कुणाल के कंधे पर सिर रखा और बोली, चलो अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। वे दोनों अपने बेडरूम में चले गए। मधु नीचे फर्श पर बैठी रो रही थी। वहां कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा करती और जो उसे दिलासा देता। फिर वह अपने आप को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस किया। देखा तो असीम था। उसने उसका हाथ झटक दिया और उसे बेतहाशा पीटने लगी। असीम उसकी मार सहता हुआ थोड़ी देर तक खड़ा रहा। मधु थक-हार कर निढाल होकर बैठ गई। लो, पानी पी लो। असीम पानी का गिलास लिए खड़ा था। मधु ने जोर से झटक कर गिलास फेंक दिया। लो, पानी पी लो। असीम फिर से गिलास में पानी भर कर लाया था। मधु ने जलती आंखों से उसे देखा तो एक पल के लिए वह सहम गया। फिर उसने मधु के मुंह से गिलास लगा दिया। मधु ने पानी पीकर उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? असीम ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं करनी किसी फरेबी शादी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मधु हिम्मत करके उठी। शौक से जाओ, कहकर असीम ने फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। मधु बिल्डिंग के बाहर आई। उसे देखकर दरबान चिल्लाया, मेम साहब अंदर जाए। पुलिस को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। तब मधु को उससे पता चला कि शहर के हालात कितने खराब हो गए थे। वह थक-हार कर वापस आ गई। मधु कुछ दिनों तक गुमसुम रही, लेकिन श्वेता के कहने पर वह असीम के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। मधु ने एक दिन पूछा तो पता चला कि श्वेता पेट से है और कुणाल, जो कल तक दिन रात शादी की बात करता था, शादी से मुकर रहा था। जब श्वेता उससे शादी के लिए बार बार कहने लगी तो वह उसे मारने पीटने लगा। यह देखकर मधु दौड़ी और उसने कुणाल को रोका। उसने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, पर वे अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। जब श्वेता कुणाल पर ज्यादा दबाव डालने लगी तो वह शादी करने से एकदम मुकर गया और कभी शादी न करने की बात कहकर वहां से चला गया। मधु और श्वेता उसे रोकती रह गई। श्वेता किसी घायल पक्षी की तरह तड़पती रह गई। मधु को उसकी यह हालत देखकर दया भी आई और गुस्सा भी। श्वेता की इस अनचाही खबर के कुछ दिन बाद ही मधु को भी यह एहसास हुआ कि वह भी पेट से है। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने असीम से यह खुशखबरी कही तो उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब, हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं। मधु ने खुशी से कहा, अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। वह पूरा होने में 1 आध साल लगेगा, उसके बाद देखा जाएगा। असीम बोला, फिर हमारा बच्चा? मधु ने पूछा, हमारा नहीं तुम्हारा। वह तुम्हारा सिरदर्द है, मेरा नहीं। असीम बेशर्मी से बोला तो मधु उसके बदले रूप को देखती रह गई। मधु जब असीम से शादी करने के लिए बार बार कहने लगी तो एक दिन वह भाग गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वह तो कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जा चुका है। साथ ही यह भी कि उसका विदेश जाने का तो पहले से ही प्रोग्राम तय था, लेकिन उसने मधु को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दी। मधु हाथ मलती रह गई। अब वह और श्वेता एक ही दुख की दुखियारी थी। श्वेता और मधु ने बारी बारी से बच्चा गिराने का फैसला लिया।
डॉक्टर ने भी भरपूर फायदा उठाया और उनसे मोटी रकम ऐंठी। आज श्वेता की बच्चा गिराने की बारी थी और मधु उसकी देखभाल के लिए साथ आई थी। कल को उसे भी तो इसी दौर से गुजरना है। अचानक दरवाजे पर हुई हलचल ने मधु ध्यान तोड़ा। नर्सिंग स्टाफ श्वेता को बेसुध हाल में बिस्तर पर लिटा गया। मधु खुद को श्वेता की जगह रखकर ठगी सी बैठी थी। उन्होंने जिस सुख को अपनी जिंदगी मान लिया था, वह मरीचिका की तरह सिर्फ छलावा साबित हुआ था। आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सुपर कहानियां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।